हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। तो आज जो हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर 1 खत्म करने वाले हैं। बेसिकली बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, लेकिन आज जो हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर देंगे। चैप्टर 1 का जो है पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले के 2 पार्ट देख के तभी ये पार्ट 4 देखना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। कि बेसिकली पार्ट 1 और 2 और 3 जो है बेसिकली उन्हीं सब की एक कंक्लूजन है। आज जो है पार्ट 4 खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको अपने हिसाब से लगे कि हाँ मैंने गलत बताया तो कोई नहीं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। ये रेडी, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रेंच सोसाइटी की कौन सी ग्रुप बेनिफिट हुई थी? लेगेसी ऑफ फ्रांस ऑफ फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। बेसिकली ये सब क्वेश्चन है, मैं आपको जो है डिस्कस करके बता दूंगा। ओके, तो यहाँ जो है हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए इसके लिए जो है हम लोग चलेंगे ब्लैंक साइड पे, ठीक है। हम लोग जो है बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं अभी? हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक टाइमलाइन बनती है। टाइमलाइन किस लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ताकि आपको इस समझ में आए। इसकी कंटेम्प्रेरी एक और टाइमलाइन चलेगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले ये टाइमलाइन चलाते हैं। 1789 में जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। अभी क्यों होता है, इसके कई सारे रीजंस हैं। सोशल रीजन, क्लासिकल हायरार्की थी, हमने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक रीजन, इनकी इकोनॉमी गड्ढे में डूबी हुई थी, राजा को बहुत सारे खर्चे करने थे, इधर उधर जाके मदद कर रहा था पैसों से, जबकि इसके पास खुद के वांदे थे। लोगों के पास खाने के वांदे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। ये इसकी जो पूरी कंट्री थी इकोनॉमी में बिल्कुल पैसे से बिल्कुल इनके पास पैसा ही नहीं था, कंगले थे सब, ठीक है। सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया। इसके बाद आता है पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल में क्या था कि आपके बेसिकली जो ऊपर जो क्लासेस हैं उन्हीं को कुछ पॉलिटिकल राइट्स है, बाकी जो थर्ड स्टेट है उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी। और स्पेशली जो उनके निचले दर्जे के था, वुमेन और चिल्ड्रन, इन लोगों को बेसिकली कोई पॉलिटिकल राइट नहीं थी। इसकी वजह से इन लोग ने रिवॉल्ट किया। अब आते हैं अदर पे। इस पे साइकोलॉजिकल है या आइडियोलॉजिकल। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनके कई सारे थिंकर्स ने या फिलोसफर्स ने जो है कई सारी अपनी फिलोसफीज दी, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कई सारी इनकी थ्योरीज थी। अब उनने जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ होते देखा इनने यूएसए में, जिसकी फ्रांस ने मदद की थी। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा तो इन्हें भी लगा कि हाँ करेंगे तो हमारे लिए भी सही रहेगा, हमारे थिंकर सही बोल रहे हैं, तभी तो बाहर की कंट्रीज मान रही है इनका, हम लोग क्यों नहीं मानते। तो इसीलिए इस वजह इसका ये एक कारण था। अब इसका एक इमीडिएट कॉज तो चाहिए था ना, मतलब कि आपको एक बहाना चाहिए कि हाँ क्यों है ये हुआ। तो इसका एक बहाना इन लोगों ने बना दिया कि कंट्री साइड में जो है जो लैंडलॉर्ड है वो लोग इनकी फसलें तोड़वाने आ रहे हैं, ये एक। और जो है फ्रांस में क्या रीजन बनवा दिया उन्हें, फ्रांस में पीपल था और डट की राजा ने भेजी आर्मी ताकि उन्हें मार दे। तो इस वजह से अब यही सेम टाइम पीरियड में जो है आपकी नेशनल असेंबली जो है बनी। नेशनल असेंबली जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की प्रोसेस कब खत्म हो गई? 1791 में। और ये अब 1791 और 92 का जो पीरियड रहता है, इसके बीच में जो है आपकी एक नई पॉलिटिकल सिस्टम आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, बेसिकली राजा आपका रहेगा, राजा आपका रहेगा, ठीक है, लेकिन इसकी पावर कंट्रोल की जाएंगी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें कई सारे लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसकी पावर कंट्रोल करेंगे थोड़ी थोड़ी। और इसके ऊपर इन सब के ऊपर चेक करने के लिए आपकी जुडिशरी, ऊपर से ऊपर उसके ऊपर से इकोनॉमी के हिसाब से भी इनमें डिवीजन कर दिया। यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है कंगले हैं वो पैसिव, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो एक्टिव, और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इलेक्टर या तो नेशनल असेंबली के मेंबर, ठीक है। ये डिवीजन हुआ। अब इसी कंटेम्प्रेरी टाइम में इंग्लैंड में क्या हो रहा था? इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर ये क्यों बना? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर ये इसलिए बना है
यहाँ ये लड़ाई चल रही है, ठीक है। यहाँ ये लोग अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और तो और इससे भी पहले इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका था। ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, और तब तक इन लोग के यहाँ जो भी पावरफुल, जो भी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ऐश कर रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए क्या किया इन लोगों ने, इसी का फायदा उठा के इन लोगों ने अपने यहाँ रेवोल्यूशन करा लिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसकी वजह से यहाँ इनके यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ गई, मतलब कि इनकी इकोनॉमी बहुत हाई हो गई, और ये कई सारे देशों को मनी भी लेंड करने लगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली, राजा को अच्छा नहीं लगा कि मेरी पावर चेक कर रहे हैं, मेरे पावर को मैं यूज नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो इसकी वजह से क्या किया, राजा ने पुर्शिया के राजा के साथ एक अलायंस किया। अलायंस नहीं, उसे हम लोग नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। अब ये जब नेगोशिएशन हुआ तो उसी कंटेम्प्रेरी टाइम में आपकी जो नेशनल असेंबली है, इसने वोट किया कि हाँ, पुर्शिया और जो ऑस्ट्रिया का राजा है इसके खिलाफ हम लोग वो करेंगे, कैंपेन चलाएंगे। अब राजा इसके खिलाफ था, ठीक है, लेकिन नेशनल असेंबली चाहती थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नेशनल असेंबली वहां वॉर कर रही है, इसी का फायदा उठा के जैकोबिन्स जो है पावर के ऊपर आ जाएंगे, और फिर नेशनल असेंबली को थ्रो करके एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। इस नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नाम है कन्वेंशन, ठीक है। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, तो मैक्सिम रॉबिस्पेयर, ठीक है। अब ये बेसिकली जैकोबिन क्लब है क्या, ये कैसे आई, तो बेसिकली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वगैरह बन रहा था, अब जो लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं मिले, यानी हमारे प्यारे पैसिव सिटीजन्स, इन लोगों ने सोचा कि यार हमें भी तो कुछ चाहिए, तो इसलिए ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्कस करने के लिए इन लोगों ने कई सारी एसोसिएशन बनाई, ठीक है। अब इन एसोसिएशंस में जो है एक इन एसोसिएशंस को बोला गया क्लब्स। अब इन्हीं में से एक थी जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब जो है ये इनमें सबसे पॉपुलर थी। वुमेन भी क्लब इस समय बना रही थी, वो लोग भी कई सारे रैलीज कर रहे थे, लेकिन जैकोबिन क्लब है इस मौके का फायदा उठा के इस वॉर का पावर सीज कर लेता है, और यहाँ से जो है कन्वेंशन की शुरुआत होती है। और जैकोबिन नाम कहाँ से है, बेसिकली एक एक्स कन्वेंट है, उसका नाम था सेंट जैकोब, उसी से इन लोगों ने जैकोबिन बना दिया। जैकोबिन जो है अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी से बिल्कुल अलग मानता था, क्योंकि इसमें बेसिकली कौन कौन आते थे, वो लोग आ जाते थे जो स्लेव्स हैं, या तो जो लेबर्स हैं, या पेड वर्कर्स हैं, या टीशंस हैं, यानी बेसिकली जिनके पास कम पैसा आता है, ये लोग खुद को, तो इन लोग ने जो है पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा पाया, और पब्लिक सपोर्ट की वजह से जो है ये लोग पावर के ऊपर आए गए। पावर के ऊपर जैसे ये लोग आते हैं तो 93 तक पावर के ऊपर आने के बाद 92 में लोग क्या करते हैं कि राजा को एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसका कुछ समय बाद मैरी एंटोनी जो उसकी पत्नी थी राजा की, उसे भी कर देते हैं। उसके बाद 93 से 94 इसे कहेंगे रेन ऑफ टेरर। अब ये रेन ऑफ टेरर क्यों कहलाता है ये हम लोग जानते हैं। बेसिकली जैकोबिन्स ने राजा को किस तरीके से मारा, तो राजा को मारने के लिए लोगों ने एक तरीका यूज किया था, इसे कहते हैं गिलोटिन। अब गिलोटिन क्या होता है कि एक मशीन होती है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इस टाइप की मशीन होगी, इसमें से सिर रखने की जगह होगी, ठीक है, ऊपर से एक धारीदार आरी टाइप की गिरेगा, या तो एक बड़ा सा ब्लेड गिरेगा, बहुत शार्प होता है, पर फिर इससे क्या होगा, यहाँ पर सिर रखा हुआ है, यहाँ पर सिर कट के नीचे गिर जाएगा, आपका सिर और ये आपकी बाकी बॉडी, ठीक है, ताकि आप मूव ना करो, आपके हाथ भी बांध दिए जाते थे। आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली कैसा दिखता है। आपने इनफैक्ट इसे मूवीज में भी देखा होगा, अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन साल्जार्स रिवेंज देखी है तो उसमें ये स्टार्टिंग में दिखाया गया है। अब हम लोग आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। अब जैसे ही आगे बढ़े तो इन लोग ने कई सारे लोगों को उसी से मरवा दिया। कितने थे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन एस्टिमेटेड 50 के है, 50 के से इनफैक्ट ज्यादा है, 50,000 ज्यादा लोग। अब ये सब इनके दादागिरी देख के क्या हुआ, पब्लिक ने इन्हें हटाया कैसे, बेसिकली क्या हुआ, रॉबिस्पेयर के जो सपोर्टर्स थे उसके खिलाफ हो गए, बिकॉज वो जो अपनी पॉलिसीज इतनी रिलेंटलेसली पास कर रहा था कि लोग जो है उसके खिलाफ हो गए। इसकी वजह से 95 में एक नई गवर्नमेंट आती है, आपकी नई गवर्नमेंट है डायरेक्टरी,
लेकिन डायरेक्टरी एक फेलियर के रूप में साबित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं रहती, और इसमें फिर से वही हो जाता है जो 91-92 के पीरियड में हुआ। क्या हुआ था? तो अमीरों ने पॉलिटिक्स कब्जा कर रखे थे, या ये डायरेक्टरी के वक्त भी हो जाता है। यही सब देख के जो है एक आदमी आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे बोलता है, मैं आपको प्रॉब्लम से निकालूंगा, मैं आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से निकालूंगा, मैं आपको ऐसे देश उभरने में मदद करूंगा। और फिर लोग भी बोल देते हैं, हाँ भाई हाँ, हमारा नेता कैसा हो? नेपोलियन बोनापार्टे जैसा हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे पावर के ऊपर आ जाता है। जब पावर के ऊपर आता है तो कई सारे फॉरेन इन्वेशंस करेगा, यानी कि बहुत सारे बाहर देशों में जो है इन्वेट करेगा। ऑस्ट्रिया को ले लेगा, पुर्सिया ले लेगा, ये बहुत सारी कंट्रीज को बेसिकली कब्जा कर लेगा पॉलिटिकल एक्सपेंशन से। अब फिर क्या करेगा? ये पहले तो लोगों को बोल देगा कि हम लोग मिलजुल के चलाएंगे, पहले बोल देता है। फिर जो है 1804 में खुद को ये एम्परर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस घोषित कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि अब अपने भाइयों बहनों को जो बैठाने लगता है इधर उधर। किसी को पुर्सिया का राजा बना दिया, हाँ तू जा, मैं फ्रांस का राजा, तू पुर्सिया का बन जा, तू ऑस्ट्रिया का बन जाए, अपने भाई बंधुओं को बैठाने लगता है। इस वजह से लोगों को गुस्सा आता है। लोगों का गुस्सा जो है, यानी कि जो भी किंग्स होते हैं उनका गुस्सा जो है कब फूटता है? तो 1815 में लोगों का गुस्सा फूटता है, यानी किंग्स का, और इसे वाटरलू के बैटल में हराया जाता है। तो बेसिकली ब्रीफ समरी है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ठीक है। वाटरलू के बैटल में हार जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? मेटरमिक सिस्टम लाया जाता है। क्या? मेटरमिक सिस्टम, ठीक है। ये मेटरमिक सिस्टम से क्या करते हैं ये लोग? मोनार्की को रिस्टैब्लिश करते हैं वो लोग। तो ये जो है, भले ही ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है पूरी तरह फेलियर के रूप में नहीं गया है, लेकिन लास्ट में फेलियर हो गया था। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन है ये अभी भी एक प्रेरणा बन के, मतलब कि यहाँ कैसे कैसे, और इस पूरे पीरियड में कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए, कैसे इन लोगों ने रिपब्लिक का इजाद किया, और तो और फ्रांस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक। अब इसके बाद क्या होता है? इसमें एक और खास चीज होती है। ये इतना पीरियड है हमारा, कितना का पीरियड है? 11 साल और 15 साल, कितना हो गया? 26 ईयर्स। 26 ईयर्स हैं, 26 ईयर्स में जो है ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। ये जो है हम लोग ने इसकी ब्रीफ समरी ले ली। इसमें जो है बेसिकली थोड़ी छोटी छोटी सब टॉपिक्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। चलिए पहले इसकी ये वाली समरी, पहले इसकी ये चीज देख लें। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या जो औरतें हैं उनने विद्रोह किया था। क्वेश्चन है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या वुमेन ने रिवॉल्ट किया था? ये आप देख सकते हैं। ये जो है क्या है? फोर्क है, ठीक है। ये तलवार है, ये भाला है, यहाँ पर देखेंगे। इसका मतलब वुमेन को जो मिला उससे आके इन लोगों ने रिवॉल्ट किया। आई नो ये पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको अगर ये पिक्चर क्लियरली देखनी है तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में प्रेजेंट है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो पार्शियन वुमेन है, ये सारी जो है पार्शियन वुमेन है जो वर्साई जा रही है, ठीक है, वर्साइज जा रही है। तो ये बताता है कि वुमेन ने भी रिवॉल्ट किया था। अब हम लोग आगे देखें क्या लिखा है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वुमेन जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही थी इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। इन्हें लगा था, दी होप्ड, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से जो है क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में, ताकि वो मेजर्स इंट्रोड्यूस करें टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। ज्यादातर जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की, उन्हें वर्क करना पड़ता था फॉर ए लिविंग।
और ये लोग कैसे क्या क्या वर्क करते थे, ये सीमस्ट्रेस के काम करते थे, लॉन्ड्रेस के काम करते थे, ये फ्लावर्स बेचते थे, फल बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, कहाँ मार्केट्स में। इन्हें डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह एम्प्लॉय किया जाता था घरों में प्रॉस्पेरस पीपल के। इनमें से ज्यादातर जो वुमेन थी इनके पास एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का कोई एक्सेस नहीं था। जो नोबल्स की डॉटर थी या वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड सोसाइटी की, वही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। और ये कॉन्वेंट में पढ़ने का क्या होता था, इनकी फैमिली जो है उनके लिए मैरिज अरेंज कर देती थी। जो जो ये वुमेन काम करती थी सीमट्रेस वाला ये वाला, तो ये जो अपनी फैमिली का भी केयर करती थी, कुक करती थी, फेच करती थी वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। अब उनके क्या थे, वेजेस जो थे कम थे किससे, मेन से। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन क्या क्या स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स। 60 वुमेन क्लब थी, लगभग 60 वुमेन क्लब थी उस डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में उस समय में। समझिए क्या बोला गया है। शुरुआत से जो है जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए उसमें जो है वुमेन ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट उन्हें लगा कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें जो फ्रेंच सोसाइटी मान लेगी, फ्रेंच सोसाइटी उन्हें के लिए कुछ करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा ताकि वो इंट्रोड्यूस करें मेजर्स जिससे उनकी लाइफ इंप्रूव हो। अब मोस्ट वुमेन जो है थर्ड स्टेट की, वो काम करती थी फॉर लिविंग, ठीक है, यानी कि जो भी उनका खाना वाना का पैसा आता था वो उसके लिए उन्हें काम करना पड़ता था। अब ये लोग क्या क्या काम करते थे, सीमस्ट्रेस थे, लॉन्ड्रेस थे, फल बेचते थे, फूल बेचते थे, सब्जियां बेचते थे मार्केट में, डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे, और इनमें से ज्यादातर के पास जॉब ट्रेनिंग या एजुकेशन वगैरह नहीं था, ठीक है। अब समझिए, अगर आपकी हालत ऐसी हो, अभी उस हिसाब से अभी कितनी हालत सुधरी हुई है। तो फ्रांस वगैरह में 1975 में जो है विमेन को राइट टू वोट मिला। उससे पहले वुमेन को कोई राइट नहीं था। इन लोगों ने भले ही इतना मेहनत की, लेकिन इन्हें जो है राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज बहुत बाद में मिला। सफराज इसलिए बोला जाता है बेसिकली क्योंकि इन लोगों ने बहुत सफर किया, कि जो राइट टू वोट है इसके लिए इन लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया। अब इनमें से कौन से लोग हैं जिनके पास, अब इसमें से कुछ लड़कियां थी जिनके पास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकती थी। ये बेसिकली नोबल्स की बेटियां थी या तो वेल्दियर जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनके कोई मेंबर्स थे फैमिली के। और इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, इसके बाद कुछ नहीं होता था। इसके बाद बेसिकली लोग जाके मैरिज ही करते थे, क्योंकि इनका पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं होता था। जो वुमेन काम करती थी, जो हमें ऊपर बताया गया, जो वुमेन काम कर रही है, ये लोग घर में भी, इन्हें घर का भी काम करना था। जैसे कि उनके अपने फैमिली का टेक करना पड़ता था, कुक करना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी ब्रेड के लिए। आपने सुना होगा, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो है पहले जो है कतारें बनती थी ब्रेड शॉप्स के बाहर, बेकरीज के बाहर, जिसके बाद वो लोग कतार में लग के जब उनका नंबर आता था वो ब्रेड लेके चले जाता। और इस समय जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई थी, इसी वजह से इमीडिएट रीजन बना था ये। और इसी समय जो है बहुत सारी तोड़फोड़ भी हुई थी बेकरीज में। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन ने क्या किया, अपनी खुद की पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। 60 वुमेन क्लब्स केम अप
इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। लगभग 60 डिफरेंट जो वुमेन क्लब है वो अलग अलग डिफरेंट सिटीज में आ गए थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम। इनमें से कौन से सबसे फेमस था? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये हाईलाइट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जो है यहाँ आपके लिए हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिनट। तो बेसिकली ये जो है सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन जो है ये उनमें से सबसे फेमस थी। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, ये आप अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। अब उनकी जो मेन डिमांड थी, वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स क्या थी? वुमेन जो है इंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। उनकी डिमांड ये थी कि जो वुमेन है उसे सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए जैसे कि मेन को मिलता है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलना चाहिए। ये हमारे आर्टिकल में मेंशन है, जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1791 में उसमें उससे ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है। वे क्यों डिसअपॉइंटेड थे? क्योंकि इन्हें जो है रिड्यूस कर दिया गया था, यानी कि इन्हें बस दे दिया गया था कि हाँ तुम सिटीजन्स तो हो लेकिन तुम क्या हो? पैसिव सिटीजन्स हो, ओके। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है इन लोगों ने अब जो है डिमांड किया, इन लोगों ने क्या डिमांड किया कि दे हैव द राइट टू वोट, उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए। और एक ये भी डिमांड किया कि उन्हें असेंबली में इलेक्ट होना चाहिए, उन्हें असेंबली में इलेक्ट करना चाहिए, वुमेन को भी पोस्ट देनी चाहिए। और ये भी किया डिमांड कि जो पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो होल्ड कर सके। और ये तभी वो लोग ये फील करेंगी कि द इंटरेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और यूएस में क्या हुआ? रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने क्या किया कि वुमेन की लाइफ इंप्रूव करने के लिए कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस तो किए। इन लोगों ने क्या किया? स्टेट स्कूल्स बनाए, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। ये तो हो गया, कंपलसरी कर दिया स्कूलिंग फॉर ऑल गर्ल्स। द फादर्स जो उनके फादर्स लोग थे अब उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए अगेंस्ट देयर विल। मैरिज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हम लोग अब जो कोर्ट में जाके शादी वगैरह होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया था, वैसा ही। entered into freely and registered under civil law। ये सिविल लॉ का एक केस बन गया। मैं अगर आपसे पूछा जाए मैरिज इज अ केस ऑफ, और मैरिज है इज अ केस ऑफ सिविल लॉ, ओके। डिवोर्स को जो है लीगल बना दिया गया और ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो वुमेन हो या मैन हो। वुमेन जो है जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकती थी, वो जो है आर्टिस्ट बन सकती थी या तो स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकती थी। लेकिन जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है इसके लिए इनकी अभी लड़ाई अभी और चलेगी, इनकी स्ट्रगल जो और चलेगी। रेन ऑफ टेरर में क्या होता है, जो नई गवर्नमेंट है ये लॉ इशू करती है। लॉ इशू करने में क्या करती है कि जो भी वुमेन क्लब है और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं ये बंद कर दी जाए, उनका क्लोजर ऑर्डर कर देती है, ठीक है। यानी कि अब वुमेन क्लब्स नहीं रहेंगे, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ओके। इनमें से कई सारी प्रोमिनेंट वुमेन जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर जो है इन्हें खत्म कर जाता है, ठीक है। दे वर एग्जीक्यूटेड। वुमेन ने मूवमेंट चलाई फॉर वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस।
और ये क्या हुआ, नेक्स्ट 200 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहा मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड में। और ये जो फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफराज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19 एंड 20 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और फाइनली इन 1976 में 1976 में जो है इन्हें अपनी पॉलिटिकल राइट्स मिल जाती हैं, यानी कि इन्हें जो है अब मिल जाता है कि हाँ हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग वोट कर पाएंगे। यहाँ एक्चुअली मुझसे गलती हो गई है, यहाँ को गलत बताया, प्लीज इस करेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक के हिसाब से। अब हम लोग रेवोल्यूशनरी वुमेन की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम क्या है, ओलंपे दे गोस, ठीक है। ओलंपे दे गोस क्या है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट द politically active women in revolutionary France। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं इनके बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, ये उस टाइम में ये 1791 के पीरियड की हैं, और इनने जो है क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो लिखा गया था उसमें जो एक्सक्लूड कर दिया था वुमेन को फ्रॉम बेसिक राइट, क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा कर दिया गया था, उसे बेसिकली हटा दिया गया था, यानी वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी कि वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया था कि वो लोग ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स उन्हें थोड़ा एक्सक्लूड कर दिया गया था टाइटल के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, यानी कि वुमेन जो है ये लोग सिटीजन नहीं मान रहे थे। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, 1791 में इन्होंने भी एक चीज लिखी। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इसे इसने किसे एड्रेस किया, क्वीन को एड्रेस किया और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को एड्रेस किया, एंड डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। और ये डिमांड किया कि वो लोग इस पे एक्ट करें। 1793 में जो है ओलंपे दे गोज ने जोकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो फोर्सिबली क्लोज डाउन कर रहे थे वुमेन क्लब्स का। इन्हें ट्राई किया गया नेशनल कन्वेंशन के कोर्ट में, और फिर चार्ज ट्रीजन लगा दिया कि उस समय क्या चलता था, जो रॉबिस्पेयर के खिलाफ बोलेगा वो जोकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, जो जोकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा वो फ्रांस के खिलाफ बोलेगा। यानी कि अब फ्रांस जो है बेसिकली वन मैन पार्टी है, यानी कि वन मैन इज इक्वल टू नेशन। रॉबिस्पेयर जो है बेसिकली इज इक्वल टू नेशन, ये आपका यहाँ सिस्टम चल रहा है। अब जो है आगे क्या होता है कि इसे ट्राई किया जाता है और इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ओलंपे डे गोस जो है कब से कब तक जिंदा थी, 1748 से 1793 तक। ओके, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्या अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पूरी तरह हो पाती है इनके पीरियड में? मैं आपको एक आंसर दे रहा हूं इसका, ठीक है। जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो आई पावर पे, कौन, जैकोबिन गवर्नमेंट, ये अपने पूरे शासनकाल में इन्हें बैन करके रखे ये कि कोई स्लेवरी नहीं हो सकती। जैकोबिन गवर्नमेंट आती ही एक्ट लेती है कि स्लेवरी सिस्टम जो है अबॉलिश कर देना चाहिए, उसे अबॉलिश कर देती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1804 में जब नेपोलियन खुद को किंग एम्परर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस घोषित करता है, तब अमीर लोग जो है उससे बोलते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोग का ये बर्थ राइट है, हम लोग का बर्थ राइट है कि जो भी अफ्रीकन हैं, जो भी काले लोग हैं, उन्हें हम लोग स्लेव बना के रखे हैं, ठीक है, ये हमारा बर्थ राइट है और ये हमें मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसे रिस्टोर कर दिया जाता है।
अब इसका रिस्टोरेशन हो जाता है 1804 में। अब ये जो इसका रिस्टोरेशन के बाद ये फिर एक्चुअली हटा कब, तो अगर इसका क्वेश्चन आए तो ये 1848 में हट गया पूरी तरह। 1848 में जो है इसका पूरी तरह नामो निशान हट गया था, ठीक है। 1848 में जो है फ्रांस पूरी तरह रिपब्लिक हो जाता है, ओके। क्यों? 1848 से जो है अमेरिका ने जो है टांग अड़ाना शुरू कर दिया था। अमेरिका क्या सोचता है बेसिकली, वो जो है वो ठेकेदार है आपकी डेमोक्रेसी का। कहीं भी अगर कोई पंगा हुआ किसी डेमोक्रेसी में तो उसका हक है कि वो बीच में आके बोले, ठीक है। तो इसी चक्कर में अगर कहीं भी आपकी कोई ऐसी नेशन है जो डेमोक्रेसी सपोर्ट नहीं करती, उससे अगर अमेरिका कुछ रहता है कि हाँ ये हमारे खिलाफ या ऐसा कुछ, तो अमेरिका जो है उस पर पहले ही एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चल रहा था। 1848 में जो है फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है पूरी तरह और अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो जाती है। और हम लोग भी पढ़ते हैं एक्चुअली क्या लिखा है इधर, ठीक है। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। One of the most revolutionary social forms of Jacobin regime was abolition of slavery in French colonies. इनका जो one of the most revolutionary social reforms था Jacobin regime का, क्या था कि इन लोगों ने abolition of slavery की फ्रेंच कॉलोनीज में। ये इनकी कॉलोनीज कहाँ कहाँ थी, तो सेरेबियन में थी। सेरेबियन में कौन सी थी? मार्टिनिक्वे थी, ग्वाडेलुप थी और सैन डोमिनिगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी। कैसी कमोडिटीज? टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। But the reluctance of Europeans to go and work in distance unfamiliar land meant a shortage of laborers. ये यूरोपियंस क्या थे, वो लोग दूर दराज पे काम नहीं करते थे लोग, और अनफेमिलियर लैंड पे वो लोग सोचते थे कि हाँ अपने आसपास का है काम कर लेंगे, वहाँ के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है कैसे काम करेंगे। इसलिए क्या हो रहा था, शॉर्टेज ऑफ लेबर हुई थी प्लांटेशंस पे। इसकी वजह से क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर ट्रेड, स्लेव ट्रेड शुरू हुई यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन के बीच में। स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी में बिगिन होती है, यानी 1600s में। कब? 1600s से 1700s के बीच में, ठीक है। इसके बीच में जो इसकी शुरुआत होती है। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोरेक्स्टर, मुझे पता है मैं स्पेल नहीं कर पा रहा, नैंटेस, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ नैंटेस टू अफ्रीकन कोस्ट। वहां क्या करते थे, ये लोग स्लेव्स खरीदते थे। वहां से स्लेव खरीद के लोकल चीफ्टन से उन्हें ब्रांड करते थे और शैकल करते थे। इसके बाद क्या किया जाता था कि उन स्लेव्स को पैक कर दिया जाता टाइटली शिप्स में, और फिर इन्हें 3 महीने के लॉन्ग वॉयज में ले जाया जाता। वॉयज का मतलब होता है एक समुद्री जर्नी। वॉयज यानी कि बेसिकली जो सी रूट से हम लोग ट्रैवल करते हैं कुछ लंबा, लॉन्ग जर्नी बाय सी को वॉयज कहते हैं। अटलांटिक टू कैरिबियन जाते थे ये लोग, ठीक है। फिर इसे क्या किया जाता था कि प्लांटेशन ओनर्स को बेचा जाता था। अब प्लांटेशन ओनर्स को जब ये बेचते थे, इसके से क्या हुआ, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स ऑफ शुगर, कॉफी, इंडिगो। Port cities like Bordeaux and Nantes owned their economic prosperity the flourishing slave trade। यानी बेसिकली इनका जो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई किसकी वजह से आई, स्लेव ट्रेड की वजह से। स्लेव ट्रेड बेसिकली नैंटीज और बोरोक्साइड के लिए, बोर्डेक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लरिश की। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। 18वीं सेंचुरी यानी कब, 1700s और 1800s के बीच में क्या हुआ,
बहुत कम क्रिटिसिज्म स्लेवरी फ्रांस में थी। नेशनल असेंबली ने एक बहुत लंबी डिबेट चलाई जिसमें वो लोग चाहते थे कि द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, लेकिन उन्होंने कोई लॉ पास नहीं किया। फियरिंग द अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन स्लेव ट्रेड, कि इसलिए क्योंकि अपोजिशन, ताकि इन्हें डर लगता था कि जो बिजनेसमैन जिनकी इनकम आती है स्लेव ट्रेड से, वो लोग अपोज ना कर दे हमारा, इसके से इन्हें बहुत डर लगता था। कन्वेंशन जो है यानी जैकोबिन गवर्नमेंट 1794 में क्या करती है, लेजिस्लेट कर दिया इन लोगों ने। क्या लेजिस्लेट किया कि ऑल स्लेव्स फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस। दिस हाउएवर टर्न टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, यानी कि ये बहुत कम समय चला, ठीक है। इसके 10 साल बाद 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने वापस इंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी। प्लांटेशन ओनर्स ये समझ गए कि उनका जो फ्रीडम है, द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोस, अफ्रीकन निग्रोस को इंस्लेव करना इनकी राइट है। वैसे आप किसी अफ्रीकन को प्लीज निग्रो मत बोलना, क्योंकि ये बहुत ही अभी जो है इसे एक अब्यूजिव टर्म माना जाता है, आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये जो है हिस्ट्री के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ ये फेयर यूज है, नहीं तो पब्लिक डोमेन में नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्लेवरी को फ्रेंच कॉलेज में फाइनली 1948 में जो है अबॉलिश कर दिया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रिवॉल्यूशन एक टर्म है, ठीक है, एवरीडे लाइफ दूसरा। अब रिवॉल्यूशन के वक्त जो एवरीडे लाइफ चल रही थी वो कैसी चल रही थी, पॉलिटिक्स की वजह से क्या पॉलिटिक्स जो है क्लोज पीपल वेयर चेंज कर सकता है, जो लैंग्वेज जो बोल रहे हैं या तो जो बुक को पढ़ रहे हैं ये चेंज कर सकता है। द years following 1789 in France saw many such changes in lives of men. फ्रांस में जो 1789 के बाद जो ईयर्स आए उसमें ऐसे कई सारे चेंजेस आए लाइफ में, वुमेन, मैन और चिल्ड्रन के। Revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practice. अब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो took it upon themselves, इन लोग ने अपने आप ऊपर ले लिया कि वो लोग पास करेंगे वो लॉज जो ट्रांसलेट करेंगे आइडियाज ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी एवरीडे प्रैक्टिस में, ठीक है। अब इनमें से एक जो लॉ है बहुत जल्दी आ गया, वन इम्पोर्टेंट लॉ केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल। अब ये क्या था, ये जो इम्पोर्टेंट लॉ था ये अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप था। सेंसरशिप यानी कि एक सेंसर बोर्ड हुआ करती है राजा की, वो जो है पहले आपकी न्यूज देखेगी कि हाँ राजा के खिलाफ तो कुछ नहीं है, और अगर वो ओके कर देती है तो आप पब्लिश कर सकते हो, मतलब कि वहाँ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। अब दूसरी स्टोरी एक है, उसमें जो है यहाँ कोई आप जो है ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो किंग को। ये जो है सेंसरशिप बोर्ड के, अब ये यहाँ कोई सेंसरशिप बोर्ड नहीं है, ठीक है। आप अपने अखबार ओपनली पब्लिश कर सकते हो, तो इसकी वजह से आपको कोई नहीं रोकेगा। अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप इसी वजह से हुई। अब ओल्ड रिजीम में क्या था, जो भी रिटन मटेरियल था, कल्चर एक्टिविटीज थी, बुक्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, प्लेस थे, could be published or performed only after they have been approved by census of king. अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम करता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये जो है टाउन ऑफ फ्रांस में फ्लड कर गए, यानी कि बहुत सारा आ गए, बहुत सारा प्रिंटिंग हुई इस समय में। फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू कंट्री साइड।
और ये सब क्या डिस्क्राइब करते थे, ये डिस्क्राइब करते थे और डिस्कस करते थे द इवेंट्स दैट चेंजेस taking place in France. Freedom of press also meant that opposing views of event could be expressed. जो ईच साइड है ये क्या करती थी कि कन्विंस करती थी अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, ठीक है। प्लेज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, फेस्टिव प्रोसेशन हो गया, ये क्या करता था, अट्रैक्ट करता था लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। दिस वॉज द ओनली वे दे कुड grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts with only a handful of educated people could read. सॉन्ग्स हो गए, प्लेस हो गए, फेस्टिव प्रोसेशन हो गए, जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है अट्रैक्ट होते थे। अब कोई एक तरीका था जिससे वो ग्रास्प कर पाते, समझ पाते, आइडेंटिफाई कर पाते आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स लिखे थे जो अपने बहुत सारे लिखे थे अपने टेक्स्ट में, जो उनमें से बहुत कम लोग थे जो समझ पाते थे, जो पढ़ पाते थे, और उनका जो नहीं पढ़ पाते उनका माध्यम क्या था, प्लेस था, सॉन्ग था, फेस्टिव प्रोसेशन था, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, तो 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को एम्परर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस घोषित कर देता है। वैसे यहाँ फ्रांस लिखा है, लेकिन आप बिकॉज आपकी फ्रांस जो है रिपब्लिक हो चुकी है, तो ही इज द एम्परर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ये क्या करता है, सेट आउट टू अपने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्हें वो कर देता है, कॉन्क्वेस्ट करने के सेट आउट कर देता है। इसके बाद क्या करता है, डिस्पोज करता है डायनेस्टीज और किंगडम्स क्रिएट करता है जहाँ अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली जो ये प्लेस करेगा। नेपोलियन जो है अपने आप को देखता है कि ही इज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्या है ये, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप है। उसने जो है कई सारे लॉज लाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर्स, और तो और इसने डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड किया। इनिशियली बहुत सारे लोगों ने देखा कि नेपोलियन जो है एक लिबरेटर है, जो क्या करेगा, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा, ओके। अब लेकिन सून देखते हैं कि नेपोलियन की जो नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज इन्वेडिंग फोर्स। अब हम लोग देखते हैं बाद में कि जो नेपोलियन की आर्मी है उसे देखा जाता है कि हाँ ये एक इन्वेडिंग फोर्स है, हर जगह ऐसा व्यू किया जाता है। फिर जो है फाइनली जो है इसे डिफीट कर दिया जाता है 1815 में वाटरलू में, ठीक है। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty, modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. Okay, अब आप समझ गए। बेसिकली इसके कई सारे मेजर्स थे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉज लेके आए थे इसके लिए अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में, और इसके वजह से कई सारे लोगों में बहुत सारे इम्पैक्ट आए थे लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। आइडिया ऑफ लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ लेगेसी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वो है आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। These spread from France to rest of Europe during the 19th century. ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि फ्रांस से जो ये बाकी यूरोप में फैल जाता है। अब 19th सेंचुरी में जब फैलेगा तो कई जगह और रिवॉल्यूशन होगा, तो इसी वजह से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास का रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये एक्चुअली एक सोशलिज्म का पार्ट है। सोशलिज्म में क्या होता है कि हमारे पहले जो एक
वहाँ जो एक डेमोक्रेसी बनती है हमारे रशिया में, उस डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो के सोशलिस्ट पार्टी आ जाती है। सोशलिज्म क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग इस सेशन को फुली कंक्लूड करेंगे। आई नो ये जो है आधे घंटे से ऊपर का सेशन हो गया, लेकिन हम लोग ये कंक्लूड कर लेते हैं। डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो इस सर्कमस्टांसेस क्या थी, सर्कमस्टांसेस यानी रीजंस मैंने आपको 4 बताए हैं। 4 ने एक्चुअली से आप 5 जोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक था आपका इकोनॉमिक में क्या था, खाने के वांदे पड़े हुए थे लोगों के, राजा के पास पैसा नहीं था, ट्रेजरी खाली थी, टैक्सेस इम्पोज किया जा रहा था ज्यादा, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था देने के लिए। अब पॉलिटिकल आ गया, थर्ड स्टेट के पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं थी। पहले के दो जो थे फ्यूडल सिस्टम, नोबिलिटी वाले जो है पैसा लिया करते थे, चर्चेस वाले पैसा लिया करते थे, और थर्ड स्टेट को जो है पूरा टैक्स देना पड़ता था, और तो और वो कुछ बोल नहीं सकते थे। ये हो गया पॉलिटिकल। सोशल में क्या है, स्टेट सिस्टम था, इसकी वजह से पहले के दो को बहुत ज्यादा राइट थे। फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल्स अब वो लोग पैसा कलेक्ट किया करते थे, थर्ड स्टेट वालों उनके लिए काम किया करते थे, लेकिन वो कुछ केयर नहीं करते थे। और तो सोशल प्रिविलेजेस थे उनके पास, थर्ड स्टेट के पास कुछ नहीं था। आपका इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, ठीक है। फिलोसफिकल में क्या आ गया आपका, फिलोसफिकल में बेसिकली आपका आ गया जो भी इनके लोगों ने, यानी कि जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया, उसने जो नहीं, कार्ल मार्क्स तो नेक्स्ट चैप्टर में, इस बुक में जो है हमने पढ़ा है किसके बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़े। उसके जो राइटर हो गए उन्होंने कई सारी फिलोसफीज दी हैं ऐसे लोगों ने, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग प्रेरित हुए इसकी वजह से। और तो और आपको पॉलिटिकल में जो है एक और चीज आ जाएगी, पॉलिटिकल में और क्या आ गया कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, ये भी इसका बड़ा कारण है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में लोगों ने देखा कि इनके इनके यहाँ नई टाइप की पॉलिटिक्स बनी है, इसे कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। और यहाँ जो है लोग चुनते हैं, और ये किसकी, ये जो है ये कहाँ से लिया गया था, तो अगर आपको याद हो तो ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वगैरह से, और जो डिवीजन ऑफ पावर है जो इन्होंने लिखी है उसी की मदद से लिया गया था। अब लास्ट जो है इन्हें एक इमीडिएट रीजन चाहिए कि हाँ हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, आखिर एक इमीडिएट रीजन तो चाहिए ना, जिसके बहाने हम बाकी चीजों के लिए भी रिवोल्ट कर सकते। तो इनका इमीडिएट रीजन था, लोगों को लगा कि राजा जो है मरवाने के लिए अपने सैनिक भेजा है फ्रांस में, लोगों को पेरिस में, और ताकि वो अपने जो भी लोग हैं जो भी उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें मार दे। कंट्री साइड में उन्हें लगा, कंट्री साइड में क्या हुआ कि लोगों को लगा लैंडलॉर्ड जो है उन लोगों ने ब्रिगेड्स को बुलाया है ताकि उनकी जो भी फसल है उन्हें तोड़ दो फोड़ दिया है, और इसकी वजह से जो है बहुत बैड हार्वेस्ट हो, जिसकी वजह से वो पैसा ना दे पाए, इसकी वजह से वहां रिवॉल्ट हुआ। तो ये सब जो सर्कमस्टांसेस हैं इनकी वजह से आउटब्रेक हो जाता है, रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हो जाता है फ्रांस में, समझ गए। विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम रिवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल सोसाइटी से उन्हें बेनिफिट हुआ। Which groups were forced to relinquish power, यानी किन ग्रुप्स के पास पावर नहीं दी गई, तो बेसिकली आपकी कौन सी थी, थर्ड स्टेट की जो गरीब लोग थे वो थे, उनके पास कुछ पैसा वैसा नहीं था, इसलिए उन्हें पैसिव सिटीजन में रख दिया और उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं रही। Which sections of society would have been disappointed with the outcome revolution, थर्ड स्टेट के जो भी गरीब लोग हैं जिन्हें कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिली। वन एंड द सेम क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट जो इनकी एक लेगेसी है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यही लेगेसी है जो पूरे वर्ल्ड ने देखी, फॉर द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी, समझ गए।
तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो है आपके बुक में आपकी दी हुई है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि आपको पढ़ना है इसका आंसर देने के लिए आपको जानना है कि जो आप ये नेशनल असेंबली आई उसने क्या क्या राइट्स दिए, उससे आपको फिर मॉडर्न राइट्स को से मैच करना है इंडिया के। फिर आपको कन्वेंशन देखना है। कन्वेंशन देखने के बाद जो है आपको नेपोलियन बोनापार्टे देखना है। बस ये 3 चीजें कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ड्रॉ या लिस्ट अप वाले क्वेश्चंस आई डोंट थिंक आते हैं एग्जाम में। Would you agree with the view that the message of universal right was beset with contradictions? Now last question है, how would you explain the rise of Napoleon? Would you agree with the view that message of universal rights was beset with contradiction? अब जो बेसिकली जो यूनिवर्सल राइट्स हैं क्या है, अब यूनिवर्सल मतलब कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़े अंकल जी हो, पैसा वाला, गरीब हो, सब मतलब सबके पास इक्वालिटी हो, राइट टू लाइफ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये राइट्स है, यही जो है यही सब आपके यूनिवर्सल राइट्स हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? तो नेपोलियन का राइज जो है बेसिकली कैसे एक्सप्लेन करें? नेपोलियन का राइज अगर आपको याद रहेगा, नेपोलियन बोनापार्टे जो है क्यों आया है गद्दी पे? बेसिकली कन्वेंशन, बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, 1795 वाली गवर्नमेंट, यानी डायरेक्टरी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, उनमें बहुत सारी वीकनेसेस रहती हैं, और तो और वो वहाँ कुछ परमानेंट रहता नहीं है। तो इस वजह से जो है किसी ना कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर को आना था। नेपोलियन जो है बहुत फेमस था फ्रांस में, क्यों? क्योंकि एक मिलिट्री मैन था, और तो और इसके पास बहुत सारा पैसा वगैरह था, ठीक है, और ये खुद को मॉडर्नाइजर समझता था, और ये बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ रिपब्लिक था, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ रिवॉल्यूशन की वजह से ही हुआ था। नेपोलियन को जो गवर्नमेंट में एक बड़ी पोस्ट, जो आर्मी में एक बड़ी पोस्ट मिली थी, वो बेसिकली इसी रिवॉल्यूशन की वजह से मिली थी। तो इसी वजह से जो है ये रेवोल्यूशन का चाइल्ड है, लोगों ने इस पे भरोसा किया और इसे बोल दिया हमारा नेता कैसा हो, नेपोलियन बोनापार्टे जैसा हो, इसीलिए जो है राइज ऑफ नेपोलियन हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ही हम लोग आज के चैप्टर कंक्लूड करते हैं। होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है, जिसकी वजह से हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना पाते हैं। वेल थैंक यू, मैं आपको अगली वीडियो में देखता हूँ।